हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 14। अब हम वेबसाइट बनाना तो सीख गए। अब उसमें यूज़र्स भी होते हैं ना, जो यूज़र्स अपनी अपनी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, अपने आईडीज़ को, है ना। लेकिन क्या हो अगर कोई भी वेबसाइट में कोई भी किसी का भी अकाउंट एक्सेस कर सके, कोई किसी का भी प्रोफाइल देख सके, कोई किसी की भी डेट चेंज कर सके, कुछ भी कर सके, अकाउंट खोल सके, पैसे ले सके। सोचो इंस्टाग्राम पर आपकी आईडी है, कोई भी आकर आपकी स्टोरी लगा दे, मतलब अपनी स्टोरी लगा दे, आपकी आईडी खोल के किसी को भी मैसेज दे दे या किसी को मैसेज पढ़ ले, है ना। तो ये तो कोई काम की चीज़ नहीं होगी। और ऐसी जगह पर कोई क्यों ही अपनी आईडी बनाएगा, क्यों ही अपना पर्सनल यूज़ रखेगा, है ना। ये तो पर्सनल होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। तो इसलिए जो रियल वेबसाइट्स होते हैं ना, वो एक रूल को फॉलो करते हैं। तुम कौन हो पहले ये प्रूव करो, और इस चीज़ को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल है, यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिकेशन एग्जिस्ट ही क्यों करता है? तो जैसे स्कूल में आप कोई भी अगर बिना आईडी के अंदर आ जाए, या अंदर जाकर बैठ जाए, रैंडम लोग आके बैठ जाए, या कोई भी आके एग्ज़ाम दे दे, मतलब मेरे बिहाफ में कोई और जाके एग्ज़ाम दे रहा है, तो ये सब तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए हम स्कूल में बच्चों के लिए आईडी कार्ड्स बनाते हैं कि जिनके पास में आईडी कार्ड्स है वही एंटर हो सकते हैं स्कूल के, है ना। तो वेबसाइट्स का भी उसी तरह होता है। यूज़र अगर कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो पहले वेबसाइट उससे पूछती है कि तुम हो कौन, ठीक है। तो वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देता है, अगर पासवर्ड मैच होता है तो फिर वो उसको एक्सेस देता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एक्सेस डिनाई कर देता है। तो बेसिकली जो हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है ना, वो हमारा डिजिटल आईडी कार्ड होता है फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, ठीक है। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले जब यूज़र किसी भी वेबसाइट में खुद को रजिस्टर करता है, तो जो भी क्रेडेंशियल वो उस टाइम पर डालता है, वो क्रेडेंशियल जाकर डेटाबेस में सेव होते हैं, ठीक है। अब जब यूज़र वापस लॉगिन करने के लिए जाएगा तो सबसे पहले वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा, ठीक है। तो जैसे ही पोस्ट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, सर्वर चेक करता है डेटाबेस में कि क्या इस नाम का कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है, क्या कोई यूज़र नेम है जो सामने वाले ने डाला है, वो यूज़र नेम डेटाबेस में है। अगर है तो वो बोल देता है कि यूज़र नेम जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड करो। अगर यूज़र नेम नहीं मिला तो वो वहीं एरर दे देगा कि यूज़र नेम नॉट फाउंड, ठीक है। दूसरा, फिर वो पासवर्ड कंपेयर करता है। इफ़ यूज़र नेम वेरीफाई होता है तब वो पासवर्ड चेक करता है। पासवर्ड कंपेयर करता है कि जो पासवर्ड यूज़र ने रजिस्टर करते टाइम डाला था वो पासवर्ड और अभी जो डाला है वो दोनों मैच होता है या नहीं। अगर वो मैच होता है तो फिर वो एक्सेस अलाउ कर देता है, और अगर नहीं हुआ तो वो डिनाई कर देता है। सिंपल, ओके। लेकिन इस सिस्टम के साथ में हमको एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, सेशंस क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि तुमने इंस्टाग्राम को लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अब तुमने जब लॉगिन किया था तो तुम्हारा पहला डैशबोर्ड खुलता है, तुम्हारी खुद की जो आईडी है वो खुलती है, ठीक है। फिर जैसे ही तुमने अपने फीड वाले पेज पे तुम गए, तो जो पेज होता है वो रिफ़्रेश होता है ना। जो एप्लीकेशन होता है, क्योंकि आप दूसरे पेज पे जंप कर रहे हो तो वो दूसरा पेज ओपन होता है। अब दूसरा पेज जो है ना भूल गया कि तुमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, फिर से तुम्हें वापस लॉगिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि HTTP जो होता है ना, ये स्टेटलेस होता है। हर रिक्वेस्ट फ्रेश होती है। मतलब पहली रिक्वेस्ट जो डैशबोर्ड खुला था या जो होम पेज जो खुला था, वो एक पेज है, वो उस स्टेट में है। अब जब तुम दूसरी रिक्वेस्ट करोगे, दूसरी रिक्वेस्ट तुमने फीड वाली पेज को ओपन करने के लिए किया, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो रिफ़्रेश हुई, और सर्वर पुराना रिक्वेस्ट को याद नहीं रखता है, ओके। तो इससे क्या होगा कि तुम जितनी बार पेज को रिफ़्रेश करोगे या दूसरे पेज पे जंप करोगे, तुम्हारा जो आईडी है या तुम्हारी जो ऑथेंटिकेशन है वो बार बार तुम्हें ऑथेंटिकेट करवाएगी, मतलब बार बार तुमसे
यूज़र नेम आईडी वगैरह मांगेगी। लेकिन यार तुम हर एक रिक्वेस्ट के लिए हर बार थोड़ी ना लॉगिन करोगे। तो इस केस में हमारे पास में होता है सेशन। एक एनालॉजी से समझो कि तुम एक अम्यूज़मेंट पार्क में गए हो, ठीक है। वहाँ पे एंट्री गेट के पास में तुम्हें टिकट मिला, ठीक है। साथ में एक तुम्हें रिस्ट बैंड मिला, ठीक है। अब हर राइड पे तुम टिकट नहीं दिखाते हो, सिर्फ वो वेस्ट बैंड को दिखाते हो, तुम्हारे हाथ में जो वो बांध देते हैं वो दिखाते हो। जैसे ही तुमने वो दिखा दिया तुमको एक्सेस मिल जाता है झूले झूलने का, है ना। तो जो सेशन होता है ना वो इंटरनेट में उसी तरह से काम करता है। समझो सर्वर ने आपको एक सेशन दे दिया है, एक सेशन जो है मतलब समझो एक वेस्ट बैंड दे दिया है। अब आप जब भी कोई रिक्वेस्ट को एक्सेस करते हो आप वो वेस्ट बैंड दिखाओ, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको बार बार ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जो सेशन है ना ये सर्वर क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए। अब हर रिक्वेस्ट के साथ में एक आइडेंटिटी तुम्हारी ऐड हो जाती है, जिससे कि जो रिक्वेस्ट होती है हर रिक्वेस्ट वो स्मूथली फंक्शन करती है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को समझने के बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, अब वो है पासवर्ड। देखो अब मैंने एज ए यूज़र जब लॉगिन किया, ठीक है, या रजिस्टर किया, तो मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया, ठीक है। डेटाबेस में गया, वो डेटाबेस में जाकर वो स्टोर हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूज़र नेम है राहुल और पासवर्ड है राहुल123, ठीक है। और ये ऐसे जाके डेटाबेस में सेव हो गया। लेकिन अगर डेटाबेस का एक्सेस किसी ऐसे इंसान को मिल गया जो उसके लिए ऑथराइज नहीं था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कुछ हैक नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। वो जस्ट एक किसी ऑफिस में या किसी कंपनी का, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझो कि इंस्टाग्राम का जो डेटाबेस है वहाँ पर वो काम करता है, ठीक है। जस्ट अ नॉर्मल एम्प्लॉय है वहाँ पर। अब जो DBA होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेसेस को हैंडल करता है, ठीक है। इवन दो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉय या कोई एम्प्लॉय का फ्रेंड, ठीक है, वो लॉग इन किए हुए डेटाबेस को पीप कर लेता है, मतलब देख लेता है, पीछे से झांक लेगा, तो उसको तो यूज़र नेम और पासवर्ड दिख जाएंगे, है ना। या फिर समझो इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर डेटाबेस लीक हो गया या हैक हो गया, या सुना होगा ना डेटा ब्रीच हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, तो इस केस में क्या होता है, जो भी पासवर्ड्स होते हैं विद यूज़र नेम लीक हो जाते हैं, सब लीक हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब ऑथेंटिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। एंड व्हाट इफ़ जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसी ने उस चीज़ का एक्सेस कर लिया, जो वो डेटाबेस मैनेज करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ही यूज़र नेम को एक्सेस कर लेता है और ट्राई करके देखता है, लॉगिन करके देखता है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी हम पासवर्ड्स को डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो कभी भी उसे प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में नहीं करते हैं, ठीक है। हम वहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट यूज़ करते हैं जो कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, उसे कहते हैं हम हैशिंग। हैशिंग एक टाइप का क्रिप्टोग्राफी होता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब किसी भी प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज़ नथिंग बट क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो जो हैश होता है ना वो क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर जो भी तुमने प्लेन टेक्स्ट दिया है उसको एक एनक्रिप्टेड नहीं, हैश्ड फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर तुम्हारा इनपुट सेम होगा तो आउटपुट हमेशा सेम आएगा, ठीक है। इनपुट में अगर एक वर्ड भी डिफरेंट है तो आउटपुट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, कोई भी हैश से आप ओरिजिनल वैल्यू को डिराइव नहीं कर सकते हो। किसी भी ओरिजिनल वैल्यू से आप हैश को तो डिराइव कर सकते हो, लेकिन किसी भी हैश वैल्यू से आप ओरिजिनल वैल्यू को डिराइव नहीं कर सकते। तो जब भी डेटाबेस में हम पासवर्ड्स को स्टोर करते हैं तो हम उसे हैश्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं। इससे क्या होता है,
जब भी हमारा जो पासवर्ड होगा वो हैश्ड फॉर्म में स्टोर्ड है, तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसको रिवर्स कर ही नहीं सकता है। मतलब एक हैश फंक्शन से वो एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल एंड ये हो ही नहीं सकता। ये जो हैशिंग का जो मैकेनिज़्म है, जो फंक्शन है, वो कभी भी रिवर्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर ये ऐसा है तो फिर अगर जब हम लॉगिन करते हैं तो ये कैसे मैच करता है, कैसे वेरीफाई करता है? अगर ये हैश्ड फॉर्म में पासवर्ड सेव है और जो यूज़र है वो नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में अपना पासवर्ड एंटर कर रहा है, तो ये डेटाबेस कैसे वेरीफाई करता है कि भाई ये वाला पासवर्ड जो है ये सेम है? तो हैशिंग का जो सबसे पहला रूल था वो ये था, सेम इनपुट इक्वल्स टू सेम आउटपुट। तो हम क्या करते हैं, जब भी डेटाबेस में पासवर्ड को सेव करते हैं तो उसे हैश फॉर्म में सेव करते हैं, और लॉगिन के टाइम पर जब यूज़र कोई पासवर्ड एंटर करता है तो उस पासवर्ड का हैश वैल्यू निकालते हैं। अब इस हैश वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं डेटाबेस के हैश वैल्यूज़ के साथ में। अगर मैच होता है तो लॉगिन सक्सेसफुल, अगर मैच नहीं होता है तो अनसक्सेसफुल। तो इससे यूज़र की प्राइवेसी 100% मेंटेन होती है। नॉट इवन द ओनर ऑफ द सिस्टम, द ओनर ऑफ वेबसाइट कैन एक्सेस द अकाउंट्स ऑफ यूज़र्स। ठीक है, अब हैशिंग की ही तरह क्रिप्टोग्राफी में एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम कहते हैं एन्क्रिप्शन। अब हालांकि एन्क्रिप्शन और हैशिंग दोनों ही क्रिप्टोग्राफी है और दोनों ही जो टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट दोनों में एक चेंज है। जो एन्क्रिप्शन होता है ना, ये डेटा को लॉक करता है, ये डेटा को किसी की का यूज़ करके लॉक कर देता है या एनक्रिप्ट कर देता है या अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन उसी की का यूज़ करके हम इसे वापस डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें की पता हो उस एनक्रिप्शन मेथड के टाइम पे जो की एंटर करी है यूज़र ने, अगर हमें वो पता हो तो हम उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हैशिंग होता है ये वन वे प्रोसेस होता है। एनक्रिप्शन जैसे टू वे होता है, मतलब एनक्रिप्ट टू मतलब डिक्रिप्ट टू एनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट टू डिक्रिप्ट, ये दो मेथड में होता है, टू वे होता है। लेकिन हैशिंग जो होता है वो वन वे होता है, मतलब ओरिजिनल से हैश में कन्वर्ट हो गया तो ये वापस हैश से ओरिजिनल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे पासवर्ड्स वगैरह होती है ना, हम उन सारी चीज़ों के लिए हैशिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे सेंसिटिव डेटा होते हैं, जो हम हाइड तो करना चाहते हैं लेकिन उसे ऐसा नहीं बनाना चाहते कि हम दोबारा रीड ना कर सकें, मतलब हमें उसकी ज़रूरत तो है लेकिन हम उसे छुपा कर भी रखना चाहते हैं, सेफ़ भी रखना चाहते हैं, तब हम एन्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन का जो कंप्लीट फ्लो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले यूज़र रजिस्टर करता है या साइन अप करता है, ठीक है, अपना फॉर्म फिल करता है, पासवर्ड डालता है, यूज़र नेम डालता है एंड उसे सेव कर देता है। जैसे ही वो सेव करता है वो सारा डेटा जाकर डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब जब यूज़र लॉगिन करता है तो सबसे पहले अपना क्रेडेंशियल यूज़र डालता है। डेटाबेस जो है यूज़र नेम और पासवर्ड हैश को कंपेयर करता है। अगर दोनों मैच होते हैं तो एक सेशन क्रिएट होता है। ठीक है, सेशन क्रिएट होगा एंड जो भी रिक्वेस्ट करिए वो रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी। मतलब अगर आपने होम पेज की रिक्वेस्ट डाली है तो होम पेज ओपन हो जाएगा। अब जो सेशन है वो चेक करेगा, अगर सेशन अलाउड है तो वो दूसरे पेज में अगर यूज़र शिफ्ट करना चाहे या दूसरे पेज को तो भी वो उसका भी एक्सेस दे देगा। एंड अगर सेशन नहीं है तो वो वापस लॉगिन करवाएगा, वापस ऑथेंटिकेट करवाएगा यूज़र से। ठीक है, अब जैसे ही यूज़र लॉग आउट करेगा तो जो सेशन है वो क्लियर हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, वो वापस लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो पाइथन में जो हैशिंग का प्रोसेस है वो करने के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जो कि फ्लास्क के साथ में एक यूटिलिटी लाइब्रेरी आती है, उसका नाम है वर्कज़ोक। ठीक है, वर्कज़ोक सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का काम जो है इजी कर देता है। ठीक है, तो हम वर्कज़ोक का यूज़ क्यों करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि हमको अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको हैश में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसे प्लेन टेक्स्ट में नहीं रख सकते, है ना। तो सबसे पहले हम पिप इंस्टॉल का यूज़ करके वर्कज़ोक को इंस्टॉल करवा लेंगे और फिर जैसे हम इंपोर्ट करवाते हैं उसी तरह हम
वर्कज़ोक को अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम फाइल में, मेन फाइल में इंपोर्ट करवा लेंगे। तो इसके अंदर में हमारे पास में मल्टीपल ये होते हैं, फंक्शंस होते हैं या क्लासेस होते हैं, जैसे जनरेट पासवर्ड हैश या चेक पासवर्ड हैश। अब इसके अंदर में ऑटोमेटिकली वो MD5 या SHA-256 इस फॉर्म में पासवर्ड्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो पासवर्ड होता है उसे ऑटोमेटिकली MD5 में या SHA-256 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर लॉजिक होता है, हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम सिर्फ इसे इंस्टॉल करके डायरेक्टली हम अपने पाइथन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी में हमको अगर पासवर्ड का हैश चेक करवाना है कंपेयर करने के लिए, तो उसका भी जो फंक्शन है वो अपना वर्कज़ोक के अंदर में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, हमें सिर्फ उसे इंपोर्ट करवा कर यूज़ करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं कोडिंग में, एंड देन हम अपना मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे आज का। ठीक है, तो अब हम अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम अपने पाइथन कोडिंग बूट कैंप वाली डायरेक्टरी में आ जाएंगे। यहाँ हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे डे 14 नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपना वर्कज़ोक नाम का जो पैकेज है उसे इंस्टॉल करवा लेंगे। पिप इंस्टॉल तो मेरे इसमें ऑलरेडी ये पैकेज इंस्टॉल था, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड ऐसा है। आपके इसमें अगर नहीं होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड हैशिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट वर्कज़ोक डॉट सिक्योरिटी। ठीक है, इस सॉरी यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वर्कज़ोक इंपोर्ट जनरेट पासवर्ड हैश एंड चेक पासवर्ड। ठीक है, ये दो हम मेथड्स को कॉल कर लेंगे। जो वर्कज़ोक डॉट सिक्योरिटी है ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, एक मॉड्यूल है, इसके अंदर से हम ये दो फंक्शंस को, दो मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके ऐसे क्यों कॉल करते हैं, मतलब पूरा भी तो इंपोर्ट करवा सकते हैं ना, बट इससे क्या होता है, डिपेंडेंसी जो होती है ना, मतलब हम कोई जितना हमको ज़रूरत है हम उतने ही ब्लॉक को इंपोर्ट करवाते हैं ताकि हमारे इसका लोड कम हो जाए। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाती हूँ, इसके अंदर में मैं एक बेसिक सा पासवर्ड स्टोर करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल hello 1 2 3। ठीक है, अब एक और वेरिएबल बनाती हूँ, इसके अंदर में मैं सेव करूँगी इसका हैश, ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगी, और इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट में पासवर्ड डाल देती हूँ। ठीक है, अब इसको बस प्रिंट करवा दो। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो ये हमारा जो है हैश वैल्यू प्रिंट होकर आ गया है। ये जो है ये हमारा सॉल्ट है एंड ये पूरा हमारा हैश है। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट मतलब हर एक पासवर्ड को हम सॉल्ट लगाते हैं ताकि उसको जब डिक्रिप्शन प्रोसेस करना हो, मतलब डिक्रिप्ट तो ये होता नहीं है, लेकिन सॉल्ट लगाने से ये ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। सॉल्टिंग का प्रोसेस अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट बस इतना समझ लो कि इतना पार्ट जो है ये सॉल्ट है
और उसके बाद जो है ये हैश है। ठीक है, अब हम इसको वापस चेक कैसे करेंगे, मतलब तो हम इनपुट ले लेंगे पहले, पासवर्ड नहीं तो हमने बना दिया है, हम ले लेते हैं पास ले लेते हैं, इसमें हम इनपुट ले लेंगे, इसमें हम लेंगे एंटर, ठीक है, एंटर, एंटर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम पासवर्ड ले लेंगे इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पास था वो एक्चुअली एक कीवर्ड है पाइथन में, इसलिए मैंने उसको पास WD कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें ये वाला फंक्शन लगाएंगे, चेक पासवर्ड हैश। इसके अंदर में हमको 2 पैरामीटर पास करना होता है, एक हैश्ड पासवर्ड और एक पासवर्ड जो है। तो हम सबसे पहले जो ये हैश किया ये डाल देंगे, कॉमा ये जो है पास WD। ठीक है, सेव करके रन करते हैं इसको। यहाँ हम एंटर करेंगे हेलो 1 2 3। ओके, इसको हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा ट्रू रिटर्न होकर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं वापस इसे रन करूँ और यहाँ पर अब मैं डालती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो 1 2 3 4, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 1 2 3 4 से इसके हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये वाली जो हैश वैल्यू है ये अलग है और ये अलग है और ये मैच नहीं करी, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो बस यही है बेसिक, इस तरह से हम पासवर्ड को चेक कर सकते हैं, पासवर्ड का हैश जनरेट करवा सकते हैं। तो अब हम अपने मिनी प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा मिनी प्रोजेक्ट है सिक्योर लॉगिन सिस्टम। इसमें हम एक फ्लास्क का यूज़ करके एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जहाँ पर हम सबसे पहले यूज़र से रजिस्टर करवाएंगे, तब यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा। ठीक है, वो हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। उसके बाद में हम यूज़र से लॉगिन करवाएंगे, मतलब रजिस्टर होने के बाद में लॉगिन करवाएंगे। तो ये लॉगिन करते टाइम जो भी वो क्रेडेंशियल वापस मतलब अपने क्रेडेंशियल्स डालेगा, और ये चेक होंगे SQL में, जो हमने जो डेटाबेस में जो स्टोर किया हुआ है उसके साथ में कंपेयर होगा, चेक होगा। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उस पर्टिकुलर यूज़र का जो डेटा है वो फैच हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो मतलब अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो उसका एक डैशबोर्ड दिखेगा बेसिक, और अगर नहीं होता है तो वो वापस रजिस्टर करने बोलेगा या इनकरेक्ट पासवर्ड वगैरह ऐसा कुछ डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक लॉग आउट का नॉर्मल सिस्टम। तो बस इतना ही हमारा मिनी प्रोजेक्ट है। आज हमको ये बनाना है, हमको फ्लास्क का यूज़ करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने डे 14 डायरेक्टरी के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम हम मिनी प्रोजेक्ट दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे app.py नाम से, और एक फ़ोल्डर भी क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम दे देंगे टेम्पलेट्स। ठीक है, अब इस टेम्पलेट्स के अंदर हम फाइल बनाएंगे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए, तो register.html। दूसरी फाइल होगी लॉगिन के लिए, login.html। तीसरी होगी डैशबोर्ड।
ये वो फाइल होगी जो लॉगिन करने के बाद दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम अपने app.py में आ जाएंगे। यहाँ पर हम फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, उसके बाद रेंडर टेम्पलेट, फिर रिक्वेस्ट, फिर हम सेशन नाम की भी एक मेथड होती है इसके अंदर में, अपने फ्लास्क के अंदर में, ठीक है। तो सेशन है इसका नाम और इसका नाम रिक्वेस्ट है, ठीक है, सेशन। उसके बाद में हमको रीडायरेक्ट भी करवाना है तो रीडायरेक्ट भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने सब इंपोर्ट करवा लिया। अब हम फ्रॉम वर्क डॉट सेशन डॉट सिक्योरिटी इंपोर्ट जनरेट पासवर्ड चेक पासवर्ड, और फाइनली हम अपना SQL इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना एप्लीकेशन बनाना। यहाँ अब हम अपना एप्लीकेशन बना देंगे। ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क, इसके अंदर में हम लिख देंगे नेम, ठीक है। अब हम सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्शन नाम का वेरिएबल, इसमें हम SQLite 3.connect का यूज़ करेंगे और इसके अंदर में हम एक डेटाबेस का नाम दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल users.database, ठीक है। अब हम सबसे पहले कर्सर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर में हम कनेक्शन डॉट कर्सर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब हम इस कर्सर का यूज़ करेंगे टू एग्जीक्यूट SQL लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर में हम क्या डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, यूज़र्स नाम का टेबल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर में हम पैरामीटर लेंगे यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, ठीक है। तो जो हमारा यूज़र नेम होगा ये होगा टेक्स्ट, और ये जो पासवर्ड है इसका भी डेटा टाइप होगा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एक ही लाइन में कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम कनेक्शन को कमिट कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक SQL का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। अब हम रूट्स बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा
डिफ़ॉल्ट वाला, इसके अंदर में सिर्फ हम डैश लिख देंगे। अब हमारा जो डिफ़ॉल्ट होगा वो यहाँ पे रजिस्टर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन ही कर देते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर बाय डिफ़ॉल्ट पेज रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें हमारा मेथड होगा गेट पोस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर में हम बनाएंगे डेफ रजिस्टर नाम की फंक्शन को, ठीक है। इसके अंदर में सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। मतलब अगर जो यूज़र एंटर कर रहा है जो डेटा वो पोस्ट है, तब क्या परफॉर्म करना है, यूज़र नेम लेना है, यूज़र नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट। ये क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा इस पेज से जो यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपना एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे H1 रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर हम इनपुट ले ले, पहले फॉर्म बनाते हैं। इसमें हम इनपुट ले लेंगे यूज़र से, मतलब यूज़र को यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम रजिस्टर का कोड लिख देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, और प्लेस होल्डर ले लेंगे, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू यूज़र नेम, ठीक है। ये हमारा कंपलसरी फील्ड होगा, ठीक है। सेम फॉर पासवर्ड, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ का इनपुट टाइप होगा पासवर्ड, ठीक है। हमने इनपुट ले लिया। अब हम एक बटन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर करवा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करेंगे और इसमें हम जो भी फॉर्म का डेटा आया है वो ले लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आएगा यूज़र नेम, इसको सेव कर देते हैं इधर, ठीक है। यूज़र नेम ले लिया, सेम फॉर पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, इसके अंदर में हम ले लेंगे पासवर्ड, ठीक है। अब हमको हैश जनरेट करना है इसका, रजिस्टर करते टाइम जैसे यूज़र ने पासवर्ड और ये किया, हम इसको हैश में कन्वर्ट करेंगे। जनरेट हैश फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसके अंदर में हम पासवर्ड को हैश कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पासवर्ड यूज़र एंटर करेगा वो हैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे एसक्यूएल के साथ में,
यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्लोज़ किया था, एंड इस चीज़ के लिए हमको दोबारा कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर में हम users.db ये ले लेंगे। अब हम लेंगे कर्सर इक्वल्स टू कनेक्शन ठीक है। आपको अगर ये सब फास्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ पुराने वीडियोस को प्लीज़ चेकआउट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कर्सर के अंदर में एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पास कर देंगे। पहला तो हमारा यूज़र नेम रहेगा और दूसरा हमारा जो ये हैश पासवर्ड है ना ये रहेगा, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। अब बस वही कनेक्शन डॉट कमिट कनेक्शन डॉट क्लोज, ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, ये होने के तुरंत बाद में रीडायरेक्ट करवाएंगे। जो हमने रीडायरेक्ट यूज़ किया है ना, रीडायरेक्ट करवा देंगे। रिटर्न रीडायरेक्ट, इसके अंदर में हम लॉगिन नाम का जो हम ये बनाएंगे रूट बनाएंगे उसमें रीडायरेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अब बनाते हैं हम अपना ऐप डॉट रूट, इसके अंदर में हम लिख देंगे लॉगिन, यहाँ पे लिखेंगे मेथड्स इक्वल्स टू गेट कॉमा पोस्ट डेफ लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे इफ़ कंडीशन बनाएंगे सबसे पहले कि ये जो मेथड है वो पोस्ट है कि नहीं। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट, यहाँ पर हम फिर से यही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। फिर से हम यूज़र नेम और पासवर्ड ले लेंगे, फिर से कनेक्शन भी करवाएंगे ठीक है। अब उसके बाद में एग्जीक्यूट करवाएंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर में हम सेलेक्ट फंक्शन ले लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम users where username equals to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हम लगा देंगे कॉमा और यहाँ पर हम लिख देंगे यूजर नेम, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम फेच करवाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू कर्सर
डॉट फैच। तो यहाँ पर हम फैच ऑल की जगह फैच वन लेंगे क्योंकि हमको सिर्फ एक ही यूज़र का प्रिंट करवाना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कनेक्शन डॉट क्लोज। यहाँ पर हम कमिट इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हम कुछ सेव नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस में कुछ सेव नहीं करवा रहे, फेच करवा रहे। अब क्या करेंगे, कनेक्शन हमने क्लोज़ कर दिया। इसके बाद में हमें सबसे पहले चेक करना है कंडीशन कि यूज़र नेम मतलब यूज़र जो है उसने सही चीज़ डाली है या नहीं, मतलब ये एग्ज़िस्ट करता है या नहीं, मतलब ये जो यूज़र है ये एग्ज़िस्ट करता है या नहीं, पहले हमको ये चेक करना है। तो ये अगर नहीं करता हुआ तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या लिखेंगे। पहले इफ़ हम इस कंडीशन को ले लेंगे, तो इफ़ यूज़र लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेव पासवर्ड इक्वल्स टू यूज़र वन। इसका मतलब क्या है, जो सेव पासवर्ड नाम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर में हम ये जो यूज़र है, यूज़र के अंदर में हमको दो डेटा मिलेगा। पहला डेटा क्या मिलेगा, यूज़र नेम, और दूसरा पासवर्ड, ठीक है। तो ये जो सेव पासवर्ड है वो ये रहेगा, हैश जो है ना वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर फैच वन किया तो ये फैच क्या करवा के देगा, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। तो इसमें पहला यूज़र नेम रहेगा और एक पासवर्ड रहेगा, समझो। तो ये जो वन है ये 0th इंडेक्स पे हमारा यूज़र नेम सेव होगा और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा पासवर्ड सेव होगा। तो ये क्या करेगा, इसमें जो फैच वन के थ्रू हम जो एक यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड फैच करवाएंगे वो ये यूज़र के अंदर में एज अ लिस्ट स्टोर होगा, ठीक है। तो लिस्ट में पहला जो वैल्यू होगी वो होगी, मतलब 0th वैल्यू जो होगी वो होगी यूज़र नेम, और जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी पासवर्ड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, इफ़ चेक पासवर्ड वाला फंक्शन का यूज़ करेंगे। सेव्ड पासवर्ड ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस वाले को ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या कंपेयर करना है, पहला पैरामीटर ये होगा, दूसरा पैरामीटर हमारा देखो ये हैश्ड वाला और एक नॉर्मल वाला पासवर्ड, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाला पासवर्ड वो होगा जो हम यूज़र से लेंगे, और ये जो सेव्ड पासवर्ड है ये वो होगा जो यूज़र का हैश्ड हमने ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर किया था। तो इसके अंदर में हैश्ड पासवर्ड सेव है, ठीक है। यहाँ पर हम पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का चेक करेगा वो कि वो पासवर्ड है या नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलन लगा देंगे, यहाँ हम लिखेंगे सेशन। ये जो सेशन है ये सेशन यहाँ का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेशंस ये जो सेशन है हमारा इसका हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर में हम ले लेंगे यूज़र, हाँ ये वाला यूज़र ले लेंगे, इक्वल्स टू यूज़र नेम, ठीक है। मतलब जो सेशन है, ओके। अब यहाँ पे सेशन के लिए हमको एक और चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमको एक की डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ऐप डॉट सीक्रेट की, ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसके अंदर में लिख देती हूँ मैं सीक्रेट फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, अपनी की बनाना पड़ता है जो फ्लास्क ऑटोमेटिकली यूज़ करता है जब हम सेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो है ऑटोमेटिकली यूज़ करेगा जब भी हम सेशन का यूज़ करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस की का यूज़ करेगा। तो ये क्या करेगा, सेशन इस्टेब्लिश करेगा यहाँ पर उस पर्टिकुलर यूज़र नेम के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमको डैशबोर्ड रिटर्न करवाना है,
रीडायरेक्ट डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड नाम का रूट बनाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा। बट इफ़ अगर हमारा यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके लिए एक एल्स कंडीशन लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ हम डायरेक्ट रिटर्न लिखेंगे रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर ये जो है इसमें कुछ भी सेव नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली ये रिटर्न होगा, क्योंकि ये कंडीशन ही नहीं बनेगी ना फिर, इसलिए हमको एल्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ फेच ही नहीं हुआ तो वो ये चीज़ चेक कैसे करेगा, है ना। और ये चीज़ चेक ही नहीं करेगा तो फिर रिटर्न करेगा डायरेक्टली है। उसके बाद में हम यहाँ पर इस फंक्शन के लिए रिटर्न करवा देंगे यहाँ से हम हमारा ये login.html कॉल कर लेंगे, ठीक है। हम अपना एक login.html भी बना लेते हैं यहाँ पे। हम इसी के ऑलमोस्ट कोड को कॉपी कर लेंगे रजिस्टर के, इसी को हम इसमें पेस्ट करेंगे। यहाँ पर बस इसकी जगह हम लिख देंगे लॉगिन लिखेंगे, ठीक है। और ये यूज़र नेम ले लिया हमने, पासवर्ड भी ले लिया है। तो बस यही होगा हमारा बेसिक कोड, तो यही होगा। लेकिन यहाँ पर हमको मेथड भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे भी आई थिंक मेथड डिफ़ाइन नहीं किया है। ओके, फॉर्म के लिए हमने मेथड ने डिफ़ाइन किया है, मेथड डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। सेम इसके लिए भी करेंगे हम। बाकी हमारा सेम ही होगा। ये अब हम app.py में इसको यहाँ पर हमने कॉल कर लिया है, ठीक है। डन। अब हम अपना एक डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक रिटर्न फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। इसके अंदर में हम लिख देंगे register.html, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन हो गया, यहाँ रजिस्टर हो गया। अब हम बनाते हैं डैशबोर्ड। तो @app.root, इसके अंदर में हम दे देंगे डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे एक फंक्शन डैशबोर्ड नाम का। इसमें हम इफ़ ये वाला जो यूज़र है ये लेंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर कंडीशन लिख रहे हैं सेशन के लिए, ठीक है। सेशंस, अगर यूज़र का सेशन नहीं है तो ये प्रिंट करवाना चाहिए
वापस से हमको लॉगिन पेज में ले जाना चाहिए, ठीक है। रिटर्न, रीडायरेक्ट, लॉगिन पेज में डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा ये, ठीक है। नहीं तो हम रिटर्न करवाएंगे रेंडर टेम्पलेट। इसके अंदर में हम ले लेंगे पहले डैशबोर्ड .html। यहाँ पर हम पहला पैरामीटर ले लेंगे यूज़र नेम, यहाँ पर हम सेशन कर देंगे, ठीक है। सेशन हाँ, बस इतना ही होगा। और हम डैशबोर्ड के लिए भी एक पेज बना देते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा रहेगा। यहाँ पर हम बस प्रिंट करवाएंगे एक, पहले लिख देते हैं वेलकम you logged in ठीक है, बस इतना ही प्रिंट करवा देंगे हम। यहाँ पर हम एक लॉग आउट का बटन भी बना देते हैं। @app.root लॉग आउट। यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे पहले। हम कर देंगे सेशन डॉट पॉप। इसके अंदर में हम लिख देंगे यूज़र, जो यूज़र है उसको हम पॉप करवा देंगे, ठीक है, इस फंक्शन मतलब सेशन से। वापस लॉगिन में रीडायरेक्ट। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इफ़ नेम इक्वल टू मेन ऐप डॉट रन debug इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया है। ओके, एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं। रजिस्टर है, यहाँ पर हम एक लिंक दे देंगे ताकि रजिस्टर यूज़र रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो वो इधर आ जाए, मतलब लॉगिन केस में आ जाए। तो हम एक एंकर टैग लेंगे।
लॉगिन यहाँ लिख दें हम, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखेंगे, तो ये वाला ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, मतलब डायरेक्ट लॉगिन वाला पेज आएगा। ठीक है, उसके बाद में लॉगिन पेज पे अगर है यूज़र, उसको रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर हम एंकर टैग देंगे। क्रिएट अकाउंट ऐसा लिख देंगे हम। सेम हमारे डैशबोर्ड पेज में हम एक लॉग आउट का ऑप्शन दे देंगे। इक्वल्स टू लॉग आउट। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, और ये भी हो गया है। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, ठीक है। तो अब हम रन करके देखते हैं। लेट्स सी। ओके, हमको यहाँ पर हमने कोई यूआरएल डिफ़ॉल्ट नहीं रखा है ना, तो हम यहाँ पर पहले डिफ़ॉल्ट रख देंगे। हम अपने app.py में आ जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ये रजिस्टर से पहले एक और रूट बनाएंगे, app.root। इसके अंदर में हम एम्प्टी रखेंगे, इसमें हम डेफ होम, इसके अंदर में हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट। ये है ना, यहाँ पर हम रजिस्टर ले लेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इस पर रीडायरेक्ट करेगा। अब हम वापस यहाँ पर जाएंगे, तो ये आ गया हमारा। हम यहाँ पर डालते हैं पहले यूज़र नेम, user1, पासवर्ड user123, रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, user123 लॉगिन, और करेक्ट नंबर ऑफ बाइंडिंग सप्लाइड, the current statement uses 1 and there are 4 supplied। तो हमारे कोड में कहीं तो हमने गलत लिखा है लॉगिन वाले में। ओके, यहाँ पर हमें एक कॉमा देना है। कॉमा देने से ये इस चीज़ को एक वैल्यू समझता है, नहीं तो जो भी हम इनपुट डालते हैं ना, वो उसमें जितने लेटर्स है उतने लेटर्स को एक एक वैल्यू समझता है। जैसे हम कॉमा देते तो उसको समझ आता है कि वो पूरा जो है वो एक वैल्यू है।
Now let's save this again. दोबारा से इसको रन करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ जाएंगे, हम लिखेंगे यूज़र ओके। ओके, हमने पहले वाले में यूज़र 1 लिया था ना, तो यहाँ हम ले लेंगे यूज़र 1। पासवर्ड होगा हमारा यूज़र 1 2 3। लॉगिन, ये लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो ये हमारा आउटपुट हो गया है। अब इससे हम लॉग आउट कर देते हैं, वापस लॉगिन पेज पे आ गया। तो ये हमारा वेबसाइट कंप्लीट है। तो यहाँ हमारा मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो पहले दिन हमने 1 लाइन ऑफ कोड से स्टार्ट किया था, आज हम खुद से 62 लाइन्स ऑफ कोड खुद से लिख पा रहे हैं। तो इट्स अ प्रोग्रेस, है ना। तो आज हमने ऑथेंटिकेशन सीखा, लॉगिन सिस्टम कैसे बनाते हैं सीखा, सेशंस क्या होता है, पासवर्ड को हैश कैसे करते हैं, पासवर्ड हैशिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखी। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हमारा 2nd वीक का माइलस्टोन प्रोजेक्ट होगा। तो कल हम एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब फ्लास्क का यूज़ करके वेब एप्लीकेशन बनाएंगे हम। इसमें हम APIs का यूज़ करेंगे और कल हम डिप्लॉयमेंट भी सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत AI भी आएगा इसमें कल के प्रोजेक्ट में। तो स्टे ट्यून फॉर डे 15। और आज के इसमें अगर कोई डाउट लगता है या कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट करो, मैं आपकी सारी डिफ़िकल्टीज़ को एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपरली। तो मिलते हैं डे 15 पे, तब तक के लिए बाय।